Hello students, welcome to Bio Academy. So today in this session we are going to start your third lecture of chapter How do organisms reproduce. As I am suggesting कि आपने पहले दोनों lectures अगर आप देख चुके हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो उन lectures को दोनों completely देखना, then उसके बाद आप lecture 3 को continue करोगे. अगर पहले lectures नहीं देखे होंगे तो आज के lecture में आपको बहुत सारी ऐसी terms हैं जो नहीं समझ में आने वाली है. ठीक है, तो आज के लेक्चर से पहले वाले लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद आप थर्ड लेक्चर को सुने. अब देखो थर्ड लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि कल जो हमारा सेकंड लेक्चर हुआ था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट वी कैन से ह्यूमंस या फिर मैमल्स. मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर आज हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है दिस वन इज योर सेक्सुअल reproduction in humans. लास्ट लेक्चर के आपने कंप्लीट नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, आज भी सेम आपको ऐसे ही करना है, एक एक पॉइंट नोट डाउन करते जाना है साथ साथ, बिकॉज नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर में भी. चलो अभी देखो पहली चीज हम वही रिकॉल करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मेन डिफरेंस. एसेक्सुअल में मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई भी गैमीट्स का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है. सेम यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका जस्ट अपोजिट होगा. यहाँ पे क्या होगा, टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, एक मेल पेरेंट होगा एक फीमेल पेरेंट होगा, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे, एक मेल गैमीट होगा और एक फीमेल गैमीट होगा. जब हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ा था तो फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको पता है हमने टू टाइप्स के वहां पे ऑर्गन्स देखे थे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंड वन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोल रहे थे स्टैमन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोल रहे थे आपका कार्पल. सेम यहाँ पे भी यही टर्म्स आएंगे आपकी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक होगा मेल ऑर्गन्स एंड एक होगा फीमेल ऑर्गन्स. मेल ऑर्गन से प्रोड्यूस्ड होंगे मेल गैमीट्स एंड फीमेल ऑर्गन से प्रोड्यूस्ड होंगे फीमेल गैमीट्स. ठीक है, ये चीज. अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे ये आता है कि जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या थी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ए सेक्सुअल में एक मेजर डिफरेंस ये भी है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो एकदम क्लोन्स होते हैं टू देयर पेरेंट्स. दे आर क्लोन्स. क्लोन्स का मतलब सेम फीचर्स पेरेंट में होंगे एंड एग्जैक्ट सेम फीचर्स होंगे इंडिविजुअल्स के अंदर. जो क्वालिटी पेरेंट्स के अंदर है सेम क्वालिटी ऑफस्प्रिंग्स के अंदर होगी, उनको बोलते हैं हम क्लोन, जो एकदम आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स. बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं वेरिएशंस. वेरिएशंस का मतलब चेंजेस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन, एंड वेरिएशन आपको पता है वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी इंडिविजुअल को अगर लाइफ पे सरवाइव करना है, अर्थ पे सरवाइव करना है, तो उसके सर्वाइवल के लिए उसको चेंजेस करने ही पड़ेंगे. कोई भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल देख लो, उसको भी टाइम टू टाइम, आज 2 साल पहले उसके अंदर कुछ और चेंजेस थे, 2 साल पहले वो जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल अपने अंदर चेंजेस करता नहीं करता है. अगर उसकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहे होंगे तो क्या वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना. तो इसीलिए वेरिएशंस लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. लाइफ की सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने या फिर कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा बेसिक. यहाँ पे सेल्स टू टाइप्स की होती है. जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस की कंप्लीट बॉडी आपको पता है सेल्स की मिलके बनी होती है, तो उनकी बॉडी के अंदर टू टाइप्स की सेल्स होती है. एक होती है सोमेटिक सेल्स एंड एक होती है जर्म सेल. इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, हमारी बॉडी या फिर जो ह्यूमंस की बॉडी है, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर पूरा, अब आपको पता है कि क्या होता है, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है. मतलब जो कैरेक्टर पेरेंट्स में है वही कैरेक्टर इंडिविजुअल के अंदर हो रहे हैं, पाए जा रहे हैं. तो उनके अंदर क्या हो रहा है, एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है.
आप लोग अपनी मम्मी पापा के जैसे दिख रहे हैं, तो आपके मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपके अंदर आए ना। बहुत सारे लोगों के होते हैं कि उनका फेस मम्मी से मैच करता है, उनकी आईज नोज पापा से मैच करती है, बिकॉज उनके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुए हैं। एंड वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो जेनेटिक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ ये जर्म सेल्स अपने अंदर रखती है। बॉडी टू टाइप्स की सेल, सोमेटिक सेल, जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जो आपकी बॉडी की जीन्स की इंफॉर्मेशन है, जीन्स की इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैं आपको आपकी आईज का कलर ब्राउन होगा, ब्लू होगा, ब्लैक होगा, वो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन आपकी बॉडी के अंदर जीन्स कैरी करता है। आपकी बॉडी के अंदर उन इंफॉर्मेशन, आपका हेयर का स्टाइल कैसे होगा, स्ट्रेट हेयर होंगे, कर्ल्ड हेयर होंगे, या फिर आपके हेयर क्या होगा का कलर कैसा होगा, ब्लैक होगा, ब्राउन होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, टॉल होंगे या फिर ड्वार्फ होंगे, ये सारी की सारी कैरेक्टर्स आपके अंदर पेरेंट्स से आए हैं। तो पेरेंट्स से वो आए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज जर्म सेल्स, बिकॉज ये सारे के सारी जो इंफॉर्मेशन है वो जर्म सेल अपने अंदर क्या करके रखता है, कैरी करके रखता है। तो ये वाली कैपेबिलिटी सोमेटिक सेल्स के अंदर नहीं होती है। सोमेटिक सेल्स के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं कर सकता। जनरेशन अगर समझना चाहो, आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर फर्स्ट जनरेशन, फिर उसके बाद आपके मम्मी एंड पापा सेकेंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन आप एंड आपके ब्रदर सिस्टर्स, ये ऐसे 3 जनरेशन हो गई ना। तो ग्रैंडफादर के कैरेक्टर आपके फादर के अंदर आए, फादर के कैरेक्टर आपके अंदर आए, तो 3 जनरेशन के अंदर ट्रांसफर हुए या नहीं हुए कैरेक्टर। बहुत सारे कैरेक्टर्स आपकी बॉडी के अंदर ऐसे भी होंगे जो आपके फादर से मैच ना होके आपके ग्रैंडफादर से मैच होंगे या आपके ग्रैंडमदर से मैच होंगे आपके कैरेक्टर्स। तो वो सारे के सारे कैरेक्टर्स इन जर्म सेल्स के थ्रू ही होता है। अब सपोज करो कि आपकी ग्रैंडमदर है, ठीक है, ग्रैंड मदर्स के हैं कर्ल हेयर, आपकी मदर के हैं स्ट्रेट हेयर और आपके कर्ल हो गए, तो आपके माइंड में यह आएगा ना कि मेरी मम्मी के हेयर्स तो स्ट्रेट है, तो मेरे स्ट्रेट क्यों नहीं है। वो इसलिए बिकॉज क्या हुआ, आपकी जो मम्मी की मदर है मीन्स आपकी मैटरनल मदर, तो उसमें क्या होगा, उनके अगर कर्ल हेयर्स होंगे तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के अंदर, आपके अंदर भी कर्ल हेयर्स होंगे। वो क्यों, क्योंकि आपकी मम्मी के अंदर क्या स्ट्रेट हेयर्स हैं, कर्ल हेयर उनकी बॉडी के अंदर क्यों नहीं, क्योंकि जो कर्ल हेयर का जीन था वो आपकी मदर की बॉडी के अंदर हो गया रिसेसिव, मीन्स वो अपने आप को शो नहीं कर पाया। ये सारी की सारी चीजें ना फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे जहाँ पे हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। तो मीन्स क्या होता है ना, जीन्स भी ना 2 स्टेज में रहता है। एक बार तो आप समझ लो एक्टिव स्टेज होती है, एक बार होती है इनएक्टिव स्टेज। सपोज आपकी बॉडी के अंदर वो जीन एक्टिव स्टेज में है, जरूरी नहीं है आपके ब्रदर सिस्टर है उनके अंदर भी वो एक्टिव में होगा, उनके अंदर हो सकता है वो इनएक्टिव हो जाए। तो जीन्स भी एक्टिव इनएक्टिव होते रहते हैं। आपके ग्रैंडफादर के अंदर कोई जीन था, वो आपके फादर की बॉडी के अंदर इनएक्टिव रह गया, ट्रांसफर हुआ लेकिन वो इनएक्टिव हो गया, फिर वही जीन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ तो वो जीन हो गया एक्टिव। इसीलिए आपको लगता है कि आपके कैरेक्टर एंड ग्रैंडफादर के कैरेक्टर दोनों मैच करते हैं, बिकॉज वो सारा का सारा जीन्स के अकॉर्डिंग चलता रहता है। और ये सारी जो जीन की इंफॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती है इन जर्म सेल्स के अंदर। आगे समझ में। अब मेल गैमीट के पास होती है अलग जर्म सेल्स, फीमेल गैमीट के अंदर होती है अलग जर्म सेल्स। जो मेल गैमीट होता है उसको हम बोलते हैं स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट इज नोन एज ओवा और एग। ठीक है, इतना भी याद रखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मेल एंड फीमेल दोनों के डिफरेंट डिफरेंट गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स का होगा फ्यूजन, एंड जब गैमीट्स का फ्यूजन होगा उस इवेंट को लास्ट लेक्चर में बताया हमने क्या बोला था, फर्टिलाइजेशन। सेम टर्म हम यहाँ पे भी यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म एंड ओवा के बीच में, एंड फर्टिलाइजेशन से बनेगा एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर। जब 2 सेल्स आपस में मिलेंगी तो उससे सिंगल सेल बनेगी, उसको बोलेंगे हम आपका जाइगोट, एंड इसी जाइगोट से होता है एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन। जाइगोट ही बन जाएगा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हम आने वाले इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ मैंने आपको एक थोड़ा सा आइडिया बताया है कि हम कैसे कैसे पढ़ेंगे। पूरा हम यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब गैमीट क्या है, मेल गैमीट स्पर्म, स्पर्म की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओवा की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओवास कहाँ पे रिलीज होते हैं, किस टाइम रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम देखेंगे। एंड फिर जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, जाइगोट से न्यू बॉर्न बेबी का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है, ये वाला पूरा का पूरा प्रोसीजर आपका इस चैप्टर में आएगा। ठीक है, बेसिक बताओ, अभी बेसिक तो समझ में आ गया ना कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले एक वर्ड आता है प्यूबर्टी, सुना है प्यूबर्टी के बारे में, बताओ। तो देखो प्यूबर्टी की सबसे पहले डेफिनेशन लिखो। प्यूबर्टी क्या होती है, द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स, या फिर जिसको हम गैमीट्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पे गैमीट्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है, बिगिन टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द बॉय एंड गर्ल become sexually mature। सेक्सुअली मैच्योर का मतलब क्या होता है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि दे कैन इजिली रिप्रोड्यूस्ड, एबल टू रिप्रोड्यूस्ड, इसी को बोलते हैं हम प्यूबर्टी। तो देखो समझो प्यूबर्टी की डेफिनेशन में क्या, द एज एट विच सेक्स हॉर्मोन्स या फिर गैमीट मीन्स वो एज जहाँ पे गैमीट्स और सेक्स हॉर्मोन्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उसी एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। एंड जो बॉय एंड गर्ल होते हैं दे हैव कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब एज जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी में एज वैरी कर सकती है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल। अगर हम बात कर रहे हैं एक गर्ल की, तो गर्ल के अंदर प्यूबर्टी आती है 10 to 12 ईयर्स में, मीन्स गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी अर्ली स्टेजेस में आ जाती है एज कंपेयर टू बॉय, जहां पर प्यूबर्टी आती है 13 से 14 की एज में। ठीक है, तो ये हुआ प्यूबर्टी के बारे में, इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, एज पता होनी चाहिए, गर्ल्स के अंदर एज कौन सी एज में प्यूबर्टी हिट करती है, एंड इन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक 13 to 14, 10 to 12, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, एंड गैमीट्स के साथ साथ यहाँ पे गोनेड्स का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है। गोनेड्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात कर रहे हैं गर्ल्स की, तो गर्ल्स के अंदर होते हैं ओवरीज एंड बॉयज के अंदर होते हैं टेस्टिस। ये चीज, ये पूरा का पूरा जब मैं आपको सिस्टम पढ़ाऊंगी ना वहां पे समझ में आ जाएगा। चलो इतना प्यूबर्टी के अंदर आपको पता चल गया कि प्यूबर्टी की डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन सी एज में प्यूबर्टी हिट करती है। अगर हम बात करें मेल की, तो इनके अंदर अगर प्यूबर्टी हिट कर रही है, प्यूबर्टी एज आ रही है, तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी टेस्टिस प्रोड्यूस मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस क्या स्टार्ट करेगी, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेगी। एंड यहाँ पे आपको हार्मोन का नाम याद रखना है, हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ये आपको याद रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, फीमेल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं क्या, ओवरीज, टू हार्मोन्स, मेल्स के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन एंड फीमेल्स के अंदर होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को इतना याद रखना, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये पूरा मैं आपको बाद में समझाऊंगी। ठीक है, मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, फीमेल सेक्स हार्मोन का नाम होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
नाम याद रहेगा, प्यूबर्टी की एज याद रखनी है, प्यूबर्टी की डेफिनेशन एंड कौन से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, कि प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो अगर हम चेंजेस की बात कर रहे हैं फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर चेंजेस आएंगे। सबसे पहली चेंजेस उनकी वॉइस पिच के अंदर चेंजेस आ जाएगा, वॉइस पिच हो जाती है हाई। सेकेंड चेंज आएगा, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलपमेंट, ये चेंजेस आएंगे। अगर हम देखें मेल्स के अंदर चेंजेस, मेल्स के अंदर पहला चेंजेस होता है चेस्ट एंड शोल्डर्स गेट ब्रॉडन, testes and penis become large, नेक्स्ट आ जाएगा वॉइस डीपन हो जाएगी, इस टाइप के चेंजेस एंड माउस्टेची, ये सब नॉर्मल चेंजेस। ठीक है, तो मेल एंड फीमेल के अंदर मैंने जो आपको चेंजेस याद रखने हैं वो आप चेंजेस यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड हॉर्मोन्स का नाम बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। ठीक है, और नॉर्मल नॉर्मल चेंजेस अगर आप देखना चाहें तो गर्ल्स के अंदर चेंजेस जैसे कि हेयर्स की ग्रोथ होने लग जाती है प्यूबिक रीजन्स पे, आर्मपिट्स पे, ये भी। एंड ये दोनों मेनली मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर कॉमन होता है। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट या फिर एनलार्जमेंट भी आप इसको बोल सकते हैं, हिप्स ब्रॉडन हो जाएंगे, इस टाइप के चेंजेस आपको ये याद रखना है। ठीक है यहाँ तक, ठीक है यहाँ तक। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको लिखना है फर्टिलाइजेशन। Fertilization, as you know, it is the process of fusion of male and female gamete. तो वही सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखोगे, फ्यूजन ऑफ, अब मेल एंड फीमेल गैमेट की जगह लिखोगे फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। एग एंड स्पर्म का अगर फ्यूजन हो रहा है, दिस इवेंट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, internal fertilization, and the second one here it is external fertilization. As the name suggests here, internal and external. If the fertilization is occurring inside the female body, this event is known as internal fertilization. If fusion of male and female gamete, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज अकरिंग इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी। एंड जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा है मेल एंड फीमेल गैमेट स्पर्म एंड एग का जब भी फ्यूजन होगा तो वहां पे एक सिंगल सेल स्टेज बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो अगर जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द फीमेल बॉडी, इसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बट अगर ये फ्यूजन हो रहा है आउटसाइड द बॉडी, इफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे गैमेट और ऐड कर लेना, and female gamete is occurring outside the body या फिर female body, this event is known as external fertilization. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होता क्या है, जो मेल गैमेट होता है, दिस वन इज स्पर्म, तो स्पर्म के पास एक कैपेबिलिटी होती है, स्पर्म इज मोटाइल इन नेचर। मोटाइल मींस इट कैन इजीली रिलोकेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मींस इसके पास टेल होती है फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो ये मोटाइल होता है। दो टर्म्स हम यूज करते हैं, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल।
जो मूवमेंट कर सकता है उसको बोलेंगे मोटाइल, जो मूवमेंट नहीं कर सकता उसको बोलेंगे नॉन मोटाइल। तो स्पर्म हमेशा मोटाइल होता है, एग हमेशा नॉन मोटाइल होता है। तो स्पर्म को ही क्या करना होता है, स्पर्म हैज टू रीच अप टू द एग फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, मेल ऑर्गेनिज्म विल रिलीज इट्स स्पर्म इनटू द आउटर एटमॉस्फेयर। तो उनको बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीडियम जनरली यहाँ पे वाटर का ही होता है। मेल कैन रिलीज इट्स स्पर्म इनटू द वाटर एंड बाय द टेल इट कैन रिलोकेट, इट कैन मूव टू द एग। तो मेल क्या, मेल स्पर्म एग वाटर के अंदर रिलीज हुआ एंड वाटर से मूवमेंट करता हुआ इट कैन रीच अप टू द फीमेल एग, दैट वन इज एग। तो वहां पे क्या होगा, दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर, नॉट इनसाइड द फीमेल बॉडी, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, मेल विल इजेक्ट इट्स स्पर्म इनटू द फीमेल बॉडी। तो फीमेल बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वो इंटरनल, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो वो होगा एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है ह्यूमंस के अंदर, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे याद रखना है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड ह्यूमंस, इनके अंदर पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, दोनों की दोनों टर्म समझ में आ गई, दोनों के अंदर क्या होता है वो समझ में आ गया, यहाँ तक हमें क्लियर है। चलो अब हम देखते हैं गैमीट्स के बारे में। गैमीट्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेल गैमीट से। मेल गैमीट इज स्पर्म। देखो पहली चीज आपको, देखो गैमीट्स के बारे में क्या याद रखनी है, अगर आपको नहीं पता है तो एक चीज नोट कर लो, जो भी ह्यूमन बॉडीज होती हैं दे आर डिप्लॉयड इन नेचर। डिप्लॉयड इन नेचर का मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर होते हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी बनी होती है 46 क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स क्या है, जो आपने पढ़ा है पूरी की पूरी सेल की स्ट्रक्चर। सेल के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। तो वो जेनेटिक मटेरियल इन्हीं क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम की देखो स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इनके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। एंड जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो भी आपको पता है, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यही स्ट्रक्चर्स होती है क्रोमोसोम्स, जिसके अंदर डीएनए एंड आरएनए। तो टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म मीन ह्यूमंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, बिकॉज हम पूरा का पूरा टॉपिक ह्यूमंस के ऊपर ही पढ़ने वाले हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स को मैं क्या यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। हमेशा याद रखना, क्रोमोसोम्स का काउंट बिगड़ गया कभी भी तो मेल एंड फीमेल प्रॉपर नहीं होता है। मींस मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट के अंदर हमेशा इनका हैप्लॉइड काउंट होना चाहिए। ये क्रोमोसोम्स का काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंटेन रहना। ठीक है, तो टोटल कितने होंगे, 23 पेयर, 23 46। तो 23 पेयर्स में से आपको याद रखना है 22 पेयर्स जो होता है मीन्स 44 क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं एलोसोम्स। 42 क्रोमोसोम या फिर 22 पेयर, ध्यान से समझना है, 44 या फिर 22 पेयर। एंड जो सिंगल वन पेयर बच जाता है वो वन पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। एंड यही सेक्स क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेल एंड फीमेल के लिए। ये भी सारी चीजें आप लेक्चर के फिनिश होते होते सब समझ जाओगे। ठीक है, बस इतना याद रखो, एक बॉडी, ह्यूमन बॉडी बनी होती है 46 क्रोमोसोम की। बट अगर हमें बनाना एक नया बेबी, एक न्यू बॉर्न बेबी बनाना है, तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी हमें इन क्रोमोसोम का काउंट मेंटेन रखवाना है, 46 ही होने चाहिए। अब 46 को किस अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि 23 क्रोमोसोम्स तो आएंगे मेल पेरेंट से, 23 क्रोमोसोम्स आएंगे फीमेल पेरेंट से। जब 23 एंड 23 कंबाइन होंगी तो क्या बनेगा, 46 क्रोमोसोम्स की एक बॉडी बनेगी जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो इसी अकॉर्डिंगली अब मुझे बताओ स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए। एक बॉडी बनानी है 46 की, उसका हाफ मेल से आएगा हाफ फीमेल से आएगा। तो मेल गैमीट के अंदर होते हैं 23 क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, एक सेकेंड स्पेलिंग सही लिखते हैं,
ये एंड ये जो मैंने टर्म यूज की डिप्लॉइड मीन्स डबल है, और जब यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा तो हाफ को लिखेंगे हम हैप्लॉइड। ये टर्म्स आप याद रखो, डिप्लॉइड मीन्स डबल, हैप्लॉइड मीन्स हाफ। तो डबल को लिखते हैं हम 2n से, और हैप्लॉइड है तो इसका हाफ हो जाएगा सिर्फ n। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, स्पर्म हैप्लॉइड होता है, या फिर उसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। अगर हमें बोलने किसी के अंदर 46 तो हम उसको 2n भी बोल सकते हैं। बेसिकली 23 क्रोमोसोम इज इक्वल्स टू n, 26 3 क्रोमोसोम्स को हम n बोलते हैं, और अगर 46 हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे 2n, उसका भी ट्रिपल हो जाएगा तो बोलेंगे 3n 4n, ये काउंट ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स को हम लिखते हैं n से, 46 को लिखेंगे 2n से। ये क्लियर, स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, हैप्लॉइड होता है। डन, यहां तक बताओ जल्दी से। अभी स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अगर हम इसकी कंपैरिजन करें एग के साथ, जो फीमेल गैमेट है, तो उसकी कंपैरिजन में स्पर्म बहुत छोटे साइज का होता है, बहुत ज्यादा। मींस ये इतना, कोई भी सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट अगर हमें देखना है गैमीट्स को, स्पर्म हो या फिर एग हो, तो उसके लिए हमें एक हाई पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, हाई रिजोल्यूशन पावर माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो कभी भी स्पर्म्स और एग्स को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। स्पर्म की अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्पर्म की स्ट्रक्चर होती है समथिंग लाइक दिस। ये होती है स्पर्म की स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये स्पर्म का ऊपर वाला पार्ट होता है हेड, ठीक है। अब इसके हेड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं क्या, जो बेसिकली क्या पहुंचाना है, मेल पेरेंट से जो इंडिविजुअल बन रहा है उसकी बॉडी के अंदर में जीन्स ट्रांसफर करने, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है मेल का, वो जेनेटिक मटेरियल उसके बेबी के अंदर ट्रांसफर होना है। तो वो जेनेटिक मटेरियल इस हेड के रीजन में जो प्रेजेंट है आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर पूरा का पूरा प्रेजेंट होता है। सारी की सारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये हेड वाला पार्ट हो गया, एंड ये होता है आपका मिडल वाला पार्ट। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ये क्या है, एक सेल है, तो हर एक सेल को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेम स्पर्म को एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया देगा। एंड ये हो गई टेल, जिसके थ्रू ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, या फिर लिख लो टेल फॉर लोकोमोशन। ये आप याद रखोगे इतनी चीजें। हेड के रीजन में ऊपर एक प्रेजेंट होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर। कैप लाइक स्ट्रक्चर ये होती है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्रोसोम। इस एक्रोसोम के पास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स, बहुत सारे टाइप के इसके पास होते हैं एंजाइम्स। तो उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, जब भी ये एग के पास जाएगा फॉर फर्टिलाइजेशन, सपोज करो ये एग है ना, तो इसको यहाँ पे आगे फर्टिलाइज करना है। तो फर्टिलाइजेशन में हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ जो ये हेड वाला पार्ट है वो ही एग के अंदर एंटर कर पाता है, बाकी जितना नीचे वाला पार्ट बच जाता है वो डीजनरेट हो जाता है। सिर्फ बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन है जो बेसिकली न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन यहीं पे तो प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो सिर्फ न्यूक्लियस वाला पार्ट अंदर जाता है। अब एग के बाहर भी होती है बहुत सारी मेम्ब्रेन्स, उन मेम्ब्रेन्स को डिग्रेड कराने के लिए, बिकॉज मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना है स्पर्म को एग के अंदर, तो मेम्ब्रेन को क्रॉसिंग कराने में ये कैप वाला पार्ट काम करता है, बिकॉज इसके पास बहुत सारे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होता है, हाइड्रोलाइजिंग जो डिग्रेडेशन कर देता है एग की मेम्ब्रेन का। तो यहाँ से ये हेड वाला पार्ट विद द हेल्प ऑफ एक्रोसोम एंजाइम्स कैन इजीली डिग्रेड द एग एंड ट्रांसफर इनटू द एग, एंड वहीं पे इवेंट हो जाएगी कौन सी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, स्पर्म के बारे में ये चीजें समझ में आई या नहीं, ये बताओ जल्दी से। देखो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया मेल गैमेट के बारे में, अब डिस्कस कर लेते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब हेडलाइन लिखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स के बारे में लिखो।
फर्स्ट वन पार्ट आता है यहाँ पे टेस्टिस, सेकेंड लिखो स्क्रोटम, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, एम्फ्यूला, ejaculatory duct, urethra, and the last one is penis. तो इसके बाद आप लिख सकते हैं पेनिकल यूरेथ्रा। चलो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अभी देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली चीज हमें क्या बनाना है, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना है। दिस वन इज स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना है। अभी इंपॉर्टेंट टर्म एक ये है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट, तो इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन कराना। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म, स्पर्म को ही हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल सकते हैं। तो स्पर्म का फॉर्मेशन कराने की प्रोसीजर को बोलते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर होता है स्क्रोटम के अंदर। What is scrotum? Scrotum is a bag-like structure which is present outside the abdominal cavity. एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है स्क्रोटम। अब स्क्रोटम आउटसाइड में होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है व्हाई द स्क्रोटम इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। उसका मेन रीजन स्पर्मेटोजेनेसिस ही है, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर क्या है, स्पर्म का फॉर्मेशन कराना। स्पर्म का फॉर्मेशन कराने के लिए एक टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर टेम्परेचर की। सपोज हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, बट स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कराने के लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है लेस देन, मींस जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लोअर एटलीस्ट 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। ये चीज आप इसको इसी अकॉर्डिंगली लिखो। देखो अब नोट्स कैसे बनाओगे, पहले तो लिखोगे स्पर्म। स्पर्म क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। या फिर यहाँ पे लाइन और ऐड कर सकते हो, स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस, स्क्रोटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। जस्ट ये स्क्रोटम स्ट्रक्चर है, तो स्क्रोटम के अंदर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इस टाइप से। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सिर्फ सुन लो, इतना ज्यादा लिखना नहीं है आपको, जो चीजें लिखनी है वो मैं आपको लिखवा दूंगी। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। वो कैसे होता है वो देखो। जैसे कि सपोज करो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं यहाँ पे सिर्फ बना के दिखा रही हूँ आपको। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये इतनी बड़ी होती नहीं है, बहुत माइन्यूट होती है, जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो ये सपोज इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी, तो इसके बाहर प्रेजेंट होता है कुछ सेल्स, जिसको बोलते हैं आपके जर्मिनल एपिथेलियम। मींस ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसका नाम भी आप लिख लो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड। क्यों प्रेजेंट होती है, बिकॉज उसको उसके अंदर प्रोसीजर होना है कौन सा, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको जरूरत है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर देन योर बॉडी। बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसलिए वो बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। उसी के अंदर प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स बने रहते हैं, जिसको कंपार्टमेंट्स भी बोल सकते हो। उन कंपार्टमेंट के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो सेल्स हैं, इनको बोलते हैं हम आपका, मीन्स ये पूरी की पूरी एक लेयर है,
जिसको पहले लेयर का नाम लिख सकते हो आप, जर्मिनल एपिथेलियम। तो इस जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दिस आर नोन स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं आपकी, इनके अंदर ही डिविजन्स होता है, यही डिवाइड हो के आपका बनाती है स्पर्म। तो अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि स्पर्म बनता कैसे है। स्पर्म एक सेल से, मींस ये एक नॉर्मल सेल है ऐसे आपकी, जैसे सारी सेल्स आपने पढ़ी है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर भी इन सेल्स की हैं। तो सारी सेल्स एक जैसी होती हैं, बट इस स्पर्म के अंदर हो रहे हैं बहुत सारे डिविजन्स, एंड डिवीजन होने के बाद बनेगा स्पर्म। बिकॉज सेल है तो अपने अभी मैंने आपको पहले बताया था, पूरी बॉडी हमारी 2 टाइप्स की सेल से मिलकर बनी है, सोमेटिक सेल, जर्म सेल। तो ये भी एक सोमेटिक सेल है, जो कि क्या है, एक डिप्लॉइड है, मींस इसके पास 46 क्रोमोसोम है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही चाहिए गैमेट के अंदर, क्योंकि अगर उसके अंदर 46 हो गए, 46 मेल फीमेल से आ गए, तो 46 मिलके तो न्यूबॉर्न बेबी नहीं बन पाएगा। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 46 रखने हैं सिर्फ, तो 23 मेल पेरेंट से आएंगे, 23 फीमेल पेरेंट से आएंगे। तो स्पर्म के अंदर सिर्फ हमें कितने रखने हैं, 23 क्रोमोसोम्स रखने हैं, मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखने हैं। तो इसी के अंदर डिवाइड होके ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, हाफ आ जाएंगे स्पर्म के अंदर। तो यही जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं, इन स्पर्मेटोगोनिया सेल से ही मिलता है स्पर्म बनता है, ठीक है। अब इन्हीं के साथ साथ यहाँ पे कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं नर्स सेल्स। इन नर्स सेल्स को आप सेटोली सेल्स भी बोल सकते हो। इन सेटोली सेल्स का कुछ काम नहीं होता, सिर्फ इतना, स्पर्मेटोगोनिया ने बना दिया स्पर्म, बन गए। अब ये स्पर्म को कहीं ना कहीं से तो अपना नरिशमेंट चाहिएगा ना, फूड की रिक्वायरमेंट तो होगी, तो वो फूड, वो नरिशमेंट का देने काम, जो देने का काम है वो करती है ये नर्स सेल, सेटोली सेल। तो जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया ने स्पर्म बनाया, वो स्पर्म जाके इसके अंदर हो जाएगा एम्बेडेड, एंड अपना नरिशमेंट यहाँ से लेता रहेगा जब तक स्पर्म रिलीज नहीं हो जाएगा। जब तक स्पर्म रिलीज नहीं होगा, स्पर्म अपना नरिशमेंट सेटोली सेल से ही लेता रहता है। फिर ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिन स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्पर्म पास आउट होके आउटसाइड द बॉडी आता है। स्पर्म कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है नहीं, ये बताओ। चलो अभी एक और मैं आपको डायग्राम बना के समझाती हूँ। सपोज दिस वन इज स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, स्क्रोटम के अंदर है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ही बनने लग रहा है क्या, स्पर्म। अब सपोज यहाँ पे बन रहा है स्पर्म, ये बन गया स्पर्म। तो स्पर्म्स यहां से निकलेगा, सबसे पहली जो ट्यूब आती है लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम आपका एपिडिडाइमिस। ये होती है एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस के बाद ये पहुंचता है आपका वेस्ट डिफरेंस के अंदर। ये मैं अभी आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर के अंदर समझाऊंगी। वेस्ट डिफरेंस में जाएगा, फिर वेस्ट डिफरेंस के बाद आता है एक स्वॉलन पार्ट, जिसको बोलते हैं हम एम्फ्यूला। फिर ये आएगा एम्फ्यूला के अंदर, एम्फ्यूला के बाद आती है इजैकुलेटरी डक्ट, फिर इजैकुलेटरी के बाद यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म बॉडी के आउटसाइड में पास हो जाएगा इनटू द फीमेल बॉडी, ठीक है। अब देखो मैं इसकी स्ट्रक्चर बताती हूँ। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे नेमिंग्स आपको याद करना है। अब देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे दिखता है। दिस इज द स्क्रोटम, ये पार्ट होता है स्क्रोटम, जो कि एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर प्रेजेंट है दिस इज द टेस्टिस, एंड टेस्टिस के अंदर ही बने होते हैं ऐसे लोब्यूल्स, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाए। इन्हीं के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का, ठीक है। स्पर्म की स्ट्रक्चर ये रही। तो इमेजिन करो यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ, एंड स्पर्म को अब ट्रांसफर होना है आउटसाइड द बॉडी। तो स्पर्म सबसे पहले यहाँ से निकल के कहाँ पे जाएगा, एपिडिडाइमिस के अंदर। दिस इज द स्ट्रक्चर एपिडिडाइमिस, ये देखो। तो एपिडिडाइमिस से निकल के ये जा रहा है कहाँ पर, वेस्ट डिफरेंस के अंदर। वेस्ट डिफरेंस इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा वेस्ट डिफरेंस। अब वेस्ट डिफरेंस से आने के बाद ये सबसे पहले आया सेमिनल वेसाइकल के अंदर। देखो सेमिनल वेसाइकल के अंदर आया, एंड सेमिनल वेसाइकल के बाद आया ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। देन इजैकुलेटरी डक्ट के पास आप देख रहे हैं देयर इज अ प्रोस्टेट, ये एक टाइप की ग्लैंड होती है। ये क्या है, एक ग्लैंड है, दिस इज नॉन एज प्रोस्टेट ग्लैंड।
फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये देखो यहाँ से इसको देखो हम यहाँ से समझ रहे हैं इस टाइप से, सेमिनल वेसाइकल के अंदर आया, फिर सेमिनल वेसाइकल के बाद आता है इजैकुलेटरी डक्ट, देन उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम कुछ नहीं होता, सिर्फ जो यहाँ से स्पर्म बन रहा है उस स्पर्म को एक एनर्जी देने का काम करता है, ये उस स्पर्म को एक लिक्विड टाइप मटेरियल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत सारे सिक्रीशंस का ये ऐड कर देता है, उसको नेचर, मिल्की नेचर, स्टिकी नेचर, इस टाइप से नेचर्स प्रोवाइड कराती है सिर्फ ये ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और ये प्रोस्टेट ग्लैंड, ये रहा देखो। फिर इसके बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट से होते हुए पास ऑन होगी यूरेथ्रा के अंदर। यूरेथ्रा के आसपास में प्रेजेंट होते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज, ये इरेक्टाइल टिश्यूज ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इरेक्शन के लिए। देन इसके बाद इट विल पास आउट थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म पास आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट आपको समझ में आ गया कि स्पर्म कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एंड उसका बनता कैसे है, बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, वो प्रोसेस कहाँ पे होता है, टेस्टिस के अंदर होता है, और मेल हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बताओ यहां तक याद रहेगी। स्पर्म की स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया था, एंड स्पर्म की स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन चीज प्रोड्यूस क्या हो रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम चीज जो हमने स्पर्म में देखी वही यहाँ पे होगा। स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए, 23 क्रोमोसोम्स, तभी तो 23 मिलके 46 बनेंगे। तो एग भी होता है आपका हैप्लॉइड, ये भी होता है हैप्लॉइड। एग के पास मोस्टली पार्ट क्या होता है, सिर्फ इसका वाटरी पार्ट होता है, इसके अंदर वाटर पार्ट होता है, एंड इसका पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, एंड इसका साइज एज कंपेयर टू स्पर्म ज्यादा होता है ड्यू टू द एक्सेसिव साइटोप्लाज्म, एंड इसी के अंदर पूरा इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो स्पर्म, अब देखते हैं हम एग का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो इंपॉर्टेंट चीज। जैसे कि हमने पहले टर्म देखा स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग, या फिर ओवा भी हम इसको बोल सकते हैं, कहीं पे ओवा लिखा हुआ है या एग लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज नोन एज oogenesis। oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा या फिर एग, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग स्लैश ओवा, ठीक है। एंड ये पूरा का पूरा प्रोसेसिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कैसे होता है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, ये आपको डायग्राम दिया हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर पहले बताया था कि एक होता है मेल गोनेट्स, एक होता है फीमेल गोनेट्स। मेल गोनेट्स मीन जिसके अंदर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे टेस्टिस था, एंड यहाँ पे क्या था, ओवरीज। तो यहाँ पे ओवरीज के अंदर फॉर्मेशन होगा किसका, एग का, तो ये रही ओवरीज। इन्हीं ओवरीज के अंदर सपोज करो ये जो मैं यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बना रही हूँ, दीज आर द एग्स। एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होता है। अब एग का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर, अब ये एग यहाँ से रिलीज्ड होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन। ये जब मैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी वहां पे डिटेल में बताऊंगी ओव्यूलेशन कौन से डे पर होता है, एंड ये इवेंट के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सिर्फ ओव्यूलेशन इतना याद रखो, रिलीज ऑफ एग, ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से एग का रिलीज होना मतलब यहां से बाहर निकलना, एंड इसके बाद देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बनी हुई है, दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इज नोन एज फिम्बरी। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स की को ऐसा क्यों बनाया गया, बिकॉज जब भी यहां से एग रिलीज हो ये उसको कैच कर पाए, ठीक है। तो यहां से एग रिलीज होके कहां पे आ गया, फिम्बरी के अंदर। फिर इसका ये पार्ट होता है, दिस पार्ट इज नोन एज इनफंडिब्यूलम। फिर ये इनफंडिबुलम के अंदर आएगा, फिर इनफंडिबुलम के बाद आता है ये आपका इस्थमस के अंदर। अब यहां तक एग पहुंच जाता है, बस
पहले ओवरी से एग रिलीज हुआ, उस प्रोसेस को बोला ओव्यूलेशन। निकला वो एग, यहाँ से एग का कंटेंट मैंने आपको बता दिया वाटरी कंटेंट होता है और उसके पास साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है। एग स्पर्म की कंपैरिजन में लार्जर होता है। यहाँ से रिलीज हुआ, अब स्थमक तक आके एग रुक जाएगा, स्थमक तक आके एग रुक जाएगा। फिर इसके बाद सपोज करो मेल एंड फीमेल, मेल गैमेट है स्पर्म, अगर यहाँ पे हो रही है किसी स्पर्म की एंट्री, मेल गैमेट की एंट्री इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ से स्पर्म आएगा थ्रू द वेजाइना, सपोज दिस इज द स्पर्म, एंड ये स्पर्म यहाँ से आपको पता है स्पर्म के पास टेल होती है, सो इट कैन मूव, तो यहाँ से मूव करता हुआ ऐसे आएगा एंड इट विल गेट फर्टिलाइज्ड विद इस्थमस। ये इस्थमस के साथ कर लेगा फर्टिलाइजेशन। जस्ट अ सेकेंड, ये देखो, दिस इज द इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये है आपकी एग की स्ट्रक्चर। मैंने बताया था एग के बाहर कुछ लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को डिग्रेड करने के लिए स्पर्म के ऊपर होती है कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते थे, एक्रोसोम। उसके पास होते हैं हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। तो सपोज करो अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल इजैकुलेशन की, तो सिंगल इजैकुलेशन में ऑलमोस्ट 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होता है। अब एग को फर्टिलाइज तो 200 से 300 मिलियंस में से सिर्फ एक ही स्पर्म करेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टोटल 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनमें से फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक स्पर्म करेगा। अब इस चीज को चेक भी करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करे, उसको फर्टिलाइज करे। तो इसीलिए जो आपका ये ओवरी होता है, जो एग होता है, एग के बाहर कुछ केमिकल प्रेजेंट होता है, तो वो केमिकल क्या करते हैं, वो केमिकल इनहिबिट करता है। सपोज एक स्पर्म एंट्री कर गया है ओवा के अंदर, एग के अंदर, अब वो क्या करेगा अपनी बॉडी के बाहर, जैसे ही फर्स्ट वाला एंट्री कर गया, अपनी बॉडी के बाहर एक केमिकल रिलीज कर लेगा, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले बाकी के स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी अंदर। बिकॉज अगर एक से ज्यादा स्पर्म क्या कर लेता है, फर्टिलाइज कर लेता है ओवा को, तो उसी टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं ट्विंस। ट्विंस भी दो टाइप के होते हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सिर्फ इतना याद रखना है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्पर्म करता है, वो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि दो स्पर्म्स फर्टिलाइज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे बनते हैं आइडेंटिकल बेबीज। ठीक है, तो स्पर्म ने यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया, अब जैसे ही यहाँ पे एग है, ये आपको पता है एग मूवमेंट नहीं कर सकता है, तो एग यहां से यहां भी पता है कैसे पहुंचता है। जैसे कि ये मैंने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ, इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब है ना पूरी की पूरी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये सीलियास क्या करते हैं, इस एग का मूवमेंट करा देते हैं अप टू द स्थमस, स्थमस तक एग का मूवमेंट। अब स्थमस में ये एग ऐसे ही रुक जाएगा। तब अगर कोई स्पर्म आ रहा है यहाँ पे, तो स्पर्म अगर कोई आएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म नहीं हुआ, अगर कोई भी स्पर्म की एंट्री नहीं हुई इनटू द फीमेल बॉडी, तो ये एग यहीं की यहीं हो जाएगा डिग्रेड। एंड ये इवेंट एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है आउट ऑफ द ओवरीज, ओवरी के अंदर से एवरी मंथ एक एग रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ 14th डे। पूरी की पूरी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 डेज की, तो 28 डेज के अंदर अलग अलग इवेंट्स होती हैं। किसी डे पर ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन के बाद क्या होगा, ये एग रीच करेगा इस्थमस तक। अगर कोई फर्टिलाइजेशन हुआ तो वो फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा। फिर जैसे ही सपोज ये फर्टिलाइज्ड एग बन गया यहाँ पे, तो ये फर्टिलाइज्ड एग पहुंच जाएगा कहाँ पे, इसमें। ये मैं आपको चलो स्ट्रक्चर ना बना के बताती हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको याद रखना है, ये जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं यूट्रस। तो यूट्रस के बाहर 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। यूट्रस की ये पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सारी स्ट्रक्चर, ये फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, पेरीमेट्रियम, ये सभी का सभी पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही आता है। तो यूट्रस बना होता है 3 लेयर्स का। पहली लेयर कौन सी है आपकी यहाँ पे, पेरीमेट्रियम।
ठीक है। तो देखो यूट्रस की तीन लाइनिंग्स मैंने आपको बताई है। फर्स्ट वन जो सबसे आउटर वन होती है लाइनिंग, दिस इज नोन एज पेरीमेट्रियम, एंड द मिडल वन इज नोन एज मायोमेट्रियम। दिया होती है मिडल वन, पेरीमेट्रियम होती है सबसे आउटर लेयर, एंड एंडोमेट्रियम होती है सबसे इनर मोस्ट लेयर। तीनों लाइंस आपको याद रखनी है। फैलोपियन ट्यूब याद रखनी है, ओवरीज के अंदर एग्स का फॉर्मेशन होता है, ये याद रखना है। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सपोज यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी रफ सम डेटा फ्रॉम दिस। ये देखो पहले, सपोज क्या हो रहा है, यहाँ पे है आपका फर्टिलाइज्ड एग। मीन्स अब क्या हुआ है, एंट्री हुई है स्पर्म की इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फैलोपियन ट्यूब। तो एंट्री के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन इवेंट होगी, जो मैंने आपको बताया लाइक दिस, ये होगी फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो ये एग बनेगा, दिस एग विल बी नोन एज फर्टिलाइज्ड एग। ये एग को हम बोलेंगे आपका फर्टिलाइज्ड एग। अब इसी फर्टिलाइज्ड एग का होगा फर्दर डेवलपमेंट, एंड इसके डेवलपमेंट से बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस, एंड देन फीटस विल ग्रो इनटू अ न्यूबॉर्न बेबी। ये सारी की सारी साइकिल्स होती है, फर्टिलाइज्ड एग से जाइगोट, फिर एम्ब्रियो, फिर फीटस, एंड फिर न्यूबॉर्न। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे फर्टिलाइज, अब ये फर्टिलाइज्ड एग मीन्स क्या होगा, सपोज कि डे वन पे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसके 3 एंड 4th डे पे यहाँ तक आएगा, फिर 5th डे, 6th डे, फिर 7th डे, 8th डे, ऐसे ही करके फाइनली आपको क्या याद रखना है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है इट विल गेट एम्बेडेड इनटू द यूट्रस। यूट्रस की जो ये लाइनिंग है यहाँ वाली, जो बीच में आउटर वन पेरीमेट्रियम, सबसे इनर वन इज योर एंडोमेट्रियम, तो जो बीच वाली है मायोमेट्रियम, इसके पूरे के पूरे स्पेस में जाके ये आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है ये हो जाता है इम्प्लांटेड, मींस एम्बेडेड हो जाएगा। कहाँ पे एम्बेडेड, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये फिक्स हो जाता है इनटू द यूट्रस। फर्टिलाइज्ड एग वहां से फैलोपियन ट्यूब से पास ऑन होके आएगा यूट्रस के अंदर, एंड यूट्रस की लाइनिंग में अपने आप को सेट कर लेगा, एंड पूरे के पूरे 9 मंथ्स के पीरियड तक, जो हो गया था गेस्टेशन पीरियड, जब आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगी इसकी, तो पूरा 9 मंथ्स का होता है, तो 9 मंथ्स तक इट विल स्टिक इन टू दैट यूट्रस, ये इसी यूट्रस के अंदर रहने वाला है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या बताया, फर्टिलाइज्ड एग गेट एम्बेडेड इनटू द, लिख लो इसको, फर्टिलाइज्ड एग get embedded into uterus lining. This event is known as implantation. ठीक है, देखो इम्प्लांटेशन तक समझ में आ गया। अब इम्प्लांटेशन के बाद एक इंपॉर्टेंट इवेंट होती है, पहले ये देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है एम्फिला रीजन में आएगा, फिर स्थमस रीजन के अंदर आएगा, एंड फिर आके फाइनली ये आपका इम्प्लेंट हो जाएगा इनटू द यूट्रस। अब यूट्रस के अंदर फीटस या फिर एम्ब्रियो, जो भी आप इसको बोलना चाहें, वो इम्प्लेंट हो चुका है कहाँ पे, यूट्रस के अंदर। अब इस यूट्रस को, यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांटेड है फीटस, इसको कहीं ना कहीं से तो नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी, बिकॉज जो स्टार्टिंग के टोटल आपको पता है 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, 9 मंथ्स को डिवाइड करके रखते हैं 3 सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, एंड थर्ड सेमेस्टर। जो पहले वाला सेमेस्टर होता है, पहले सेमेस्टर के अंदर यहाँ पे डेवलपमेंट होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा आपने सुना होगा, प्लेसेंटा क्या होता है, सिर्फ एक स्पेशल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इन्वॉल्वमेंट होती है नरिशमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। मदर जो भी फूड खा रही है, बोलता है ना कि वो उसके बेबी को मिल रहा है, तो फूड कैसे मिल रहा है उसके बेबी को, थ्रू दिस प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, अ डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू जो डेवलप हुई है बिटवीन यूट्रस वॉल and the embryo.
and it provide nutrition, respiration and excretion. तो जितने भी डेवलपिंग बेबी के इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, बिकॉज उसको न्यूट्रिशन भी चाहिएगा, वो अपना रेस्पिरेशन भी करेगा, वो उसका एक्सक्रीशन भी होगा, तो ये सारी की सारी जो इवेंट्स हो प्लेसेंटा के थ्रू होती है स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। बाकी के 2 ट्राइमेस्टर्स में क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि इनके अंदर कैसे कैसे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है, पूरी की पूरी डिटेल्स हम समझेंगे। पहले यहां तक बताओ ये समझ में आया क्या? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम क्या, इम्प्लांटेशन क्या होता है, यूट्रस का प्लेसेंट उसको नरिशमेंट कैसे मिलता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब चलते हैं हम आगे। अब देखो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी है, दिस वन अबाउट दिस oogenesis। अब देखो oogenesis प्रोसेस क्या होता है वो आपको पता है, oogenesis द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, दिस वन इज ओवर। अभी oogenesis को आपको याद रखना है, oogenesis जब भी बेबी गर्ल मदर वॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, मींस वो अपनी फीटल स्टेज में होती है, तभी उसके अंदर oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, जो मेल के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, वो प्यूबर्टी स्टेज पे होता है। मेल्स के अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन प्यूबर्टी स्टेज पे होता है, लेकिन फीमेल के अंदर जब वो मदर वॉर्म के अंदर होती है तभी हो जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे आपको पूरा का पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगी, बाकी इसको एग्जैक्ट टर्म्स के साथ आप पढ़ोगे अपने 12th क्लास में। अभी देखो इमेजिन करो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सारे के सारे ओवास का या फिर एग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो स्ट्रक्चर होती है दीज आर oogoनियाज, इनको हम बोलते हैं oogonia। एंड टोटल पता है कितने oogoनियाज का फॉर्मेशन होता है, 6 से 7 मिलियंस oogoनियाज या फिर एग का फॉर्मेशन होता है। फिर जैसे जैसे इनके क्या होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फिर बेबी का बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद ये oogoनियाज रह जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अराउंड, आप याद रख सकते हैं यहाँ पे 2 मिलियन तक समझ लो, ठीक है 2 मिलियंस तक रह गए बर्थ के टाइम तक। अभी बर्थ के टाइम से लेके कहाँ तक, चाइल्डहुड तक या फिर प्यूबर्टी एज लिख लो। पहले जब बेबी मदर वॉर्म में थी उसके अंदर थे कितने, टोटल 6 से 7 मिलियंस एग। फिर पूरे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद बर्थ से लेके प्यूबर्टी एज तक, प्यूबर्टी एज कब आती है 10 से 12 की एज में, 10 से 12 की एज तक उसकी बॉडी के अंदर रह जाते हैं सिर्फ 60 के से 80 के, मीन 60,000 से 80,000 एग्स ही रह जाते हैं। अब प्यूबर्टी एज पे आपको पता है, प्यूबर्टी एज पे आने के बाद क्या होगा, प्यूबर्टी एज पे आने के बाद बॉडी के अंदर हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसके साथ साथ आते हैं आपके GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, LH हार्मोन और FSH हार्मोन। सिर्फ समझ लो, लिखना मत इस वाली चीज को, ठीक है। प्यूबर्टी एज आई, प्यूबर्टी एज तक रह गए सिर्फ 60,000 से 80,000 एग ही। उस टाइम पे रिलीज होते हैं GnRH, LH एंड FSH। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, FSH की फुल फॉर्म होती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर क्या होगा, प्यूबर्टी एज पर स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरी मंथ एक एग रिलीज होगा। प्यूबर्टी के बाद एक एग एवरी मंथ पे रिलीज होगा, एंड रिलीज होने के बाद कौन से रीजन में वो आ जाएगा, आपके इस्थमस रीजन में, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था इस्थमस रीजन में आ जाएगा। एंड उसके बाद इट विल वेट फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एग डिग्रेड हो जाएगा। यही चलता रहता है पूरा का पूरा प्रोसीजर 10 से 12 तक अंटिल द मैरिड लाइफ, ठीक है। पूरा एक एक एग रिलीज होगा एवरी मंथ में, वो स्पर्म का वेट करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ डिग्रेड हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइज्ड एग, फिर वही फाइनल आके क्या हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस के अंदर, दैट विल लीड्स टू प्रेगनेंसी। इतना समझ में आ रहा है, ये बताओ ये वाली इवेंट। तो यहाँ पे अब हमारा टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाऊंगी, दिस वन इज योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अलग अलग इवेंट्स होती हैं, वो इवेंट्स क्या क्या होती है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है।
अब इससे पहले ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। पूरा का पूरा मैंने आपको गेस्टेशन पीरियड कितना बताया, 9 मंथ्स का। तो 9 मंथ्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जो डेवलपिंग बेबी है उसकी बॉडी के अंदर। अगर मैं बात कर रही हूँ आपके फर्स्ट मंथ की, जब एग का फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने से लेके बेबी के चाइल्ड बर्थ तक का जो पीरियड होता है पूरा का पूरा 9 मंथ्स का होता है। तो जब पहला फर्स्ट मंथ होता है उसके अंदर क्या होता है, बेबी के अंदर डेवलप होने लग जाता है हार्ट। इसीलिए हार्ट बीट को हम सुन सकते हैं बाय स्टेथोस्कोप के थ्रू, हम हार्ट बीट्स को सुन सकते हैं बेबी की फर्स्ट मंथ में। जैसे जैसे सेकेंड मंथ का एंड होगा, सेकेंड मंथ के एंड तक जो फीटस है, जो न्यू बेबी है, उसके अंदर बनने लग जाएंगे लिम्स एंड डिजिट्स, मींस उसके हैंड्स और उसकी फिंगर्स वगैरह इन सब का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। फिर थर्ड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ के एंड तक देखो, थर्ड मंथ के एंड तक उसकी बॉडी के अंदर जितने भी, बिकॉज अब तक का काम उसको नरिशमेंट देने का, उसका रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन इन सब का काम प्लेसेंटा कर रही थी पहले ट्राइमेस्टर तक। जैसे ही 3 मंथ खत्म होंगे, पहले 3 बोलते हैं ना कि जो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स होते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। 3 मंथ्स के अंदर मिसकैरेज के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेबी कंप्लीटली डेवलप नहीं हुआ है। उसकी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होने चाहिए, जो उसको सरवाइव कराने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका हार्ट, लंग्स, हार्ट तो फर्स्ट मंथ में हो जाता है, उसके लंग्स जो रेस्पिरेशन कराएंगे, उसका स्टमक, उसकी किडनीज, ये वाले ऑर्गन्स जितने भी मेजर ऑर्गन है वो 3 मंथ्स जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो फिनिश होने के बाद ही स्टार्ट होता है। एक बार 3 मंथ्स फिनिश हो गए उसके बाद मिसकैरेजेस के बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो थर्ड मंथ में इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे मेजर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑल मेजर ऑर्गन्स फॉर्म, ठीक है। एंड फिर मेजर ऑर्गन्स बन जाएंगे, प्लेसेंटा अपना फंक्शन ले लेगा। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ मंथ। फिफ्थ मंथ में क्या होता है, फीटस का पहला मूवमेंट शो होता है, जब बेबी मदर वॉर्म के अंदर किक करना स्टार्ट करता है, उसको बोलते हैं फर्स्ट मंथ। तो बेबी का जो मदर वॉर्म के अंदर मूवमेंट होता है वो स्टार्ट होता है आफ्टर फिफ्थ मंथ, या फिर आप बोल सकते हैं फिफ्थ मंथ के टाइम पे ही होता है। लिखो, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। उसके साथ साथ बॉडी, जो बेबी की बॉडी है उसके ऊपर हेयर्स भी डेवलप होने लग जाएंगे, हेयर्स एपियर ऑन स्किन, ठीक है। तो फिफ्थ मंथ में पहला मूवमेंट होगा एंड हेयर्स एपियर होंगे। अब देखो सिक्स्थ मंथ में क्या होगा, सिक्स्थ मंथ के अंदर बेबी की जो आई लिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगी एंड उसके हेड रीजन पे भी हेयर्स आ जाएंगे, हेयर्स ऑन हेड। फिर 9th मंथ में होगा चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ को हम बोलते हैं पार्चुरेशन, दिस इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज द इवेंट ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, पार्चुरेशन की कुछ मैं आपको स्टेजेस बताऊंगी एंड इसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चंस मैं आपको इस लेक्चर में करवाऊंगी। तो नेक्स्ट में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, कोई भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी।